नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है, वह भी चुनावी वर्ष में और बजट सेशन से पहले। काफी इफ बट के बीच जब कहा जा रहा था कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार कभी भी पाला बदलकर महागठबंधन की ओर जा सकते हैं, उसी बीच नीतीश कैबिनेट का विस्तार होता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और संपादक अशोक कुमार मिश्रा सर हैं। उनसे जानेंगे कि इस चुनावी वर्ष में नीतीश कैबिनेट का विस्तार बजट सेशन से 2 दिन पहले होता है और जिन 7 लोगों को मंत्री बनाया जाता है उनमें तमाम क्षेत्र को ध्यान में रखकर और जाति समीकरण को ध्यान में रखकर मंत्री का पद दिया जाता है। सर, इस चुनावी साल में कैबिनेट विस्तार को आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, यूँ तो साधारण रूप से देखने में लगेगा आपको कि ये चुनावी वर्ष है, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है, इसलिए जातीय समीकरण को देख करके, क्षेत्रीय समीकरण को देख करके ये कैबिनेट का विस्तार किया गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसके साथ पर्दे के पीछे भी कई कारण हैं और जिसके चलते ये कैबिनेट का विस्तार हुआ है। पहला कारण ये है कि जब नीतीश फिर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, बीजेपी के साथ आए थे, तो उस समय भी कैबिनेट का जो विस्तार हुआ था वो काफ़ी दिनों के बाद हुआ था और बीजेपी के 14 और जदयू के 13 मंत्री और 2 मंत्री, एक हम के जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन और एक सुमित कुमार निर्दलीय। हाँ, तो लेकिन 243 विधानसभा में जो मंत्रियों की संख्या वो 36 होनी चाहिए थे। उस हिसाब से 7 मंत्रियों की ज़रूरत थी और आज वो 7 मंत्री पूरे कर लिए गए। लेकिन वो 7 के 7 मंत्री बीजेपी के हुए। कहीं न कहीं एक मंत्री भी तो कम से कम जदयू चाहती तो ले सकती थी, या बीजेपी उसको दे सकती थी। लेकिन जो परिस्थितियां क्या है ऐसी कि जदयू ने दिल खोल करके अपने कोटे का भी, यानी कि वो चाह सकती थी तो एक मंत्री ले सकती थी, वो भी उसने बीजेपी को दे दिया। और यह सब इतनी तेज़ी से, यह घटनाक्रम इतनी तेज़ी से बदला है पिछले 72 घंटों के अंदर कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। खास करके जो बिहार के राजनीतिक पंडित हैं वो भी कभी ये उम्मीद नहीं लगाए थे कि इतनी जल्दी बिहार के राजनीतिक हालात जो हैं वो बदल जाएंगे, राजनीतिक सूरत बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। आप कल्पना कीजिए कि 17 फरवरी को क्या हुआ, दिल्ली में रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह था। उस शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश नहीं जाते और कयास का बाजार गर्म हो गया था। उसके पहले जो प्रगति यात्रा थी उसका समापन होता है। उसके पहले कह सकते हैं कि तेजस्वी का जो है संवाद वो खत्म होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री का वहाँ पे नहीं जाना, कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री का नालंदा में कार्यक्रम था प्रगति यात्रा का, इसलिए वो वहाँ पे नहीं गए, वो पहले से कार्यक्रम तय था। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश के नहीं जाने से एक लोगों में संशय था कि कहीं नीतीश फिर पाला बदल सकते हैं। और जो राजनीतिक पंडित हैं उन्होंने ये चर्चा भी की। कई लोगों ने कहा भी, कुछ लोगों ने तो कह दिया था कि मीटिंग भी फाइनल हो चुका है और एक वरिष्ठ अधिकारी की तेजस्वी से मुलाकात। हाँ, जो नीतीश के करीब अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं एक जिले के, तो उनके साथ बातचीत भी हो चुकी है, तेजस्वी और उनकी मुलाकात भी हुई है और बात लगभग फाइनल हो गई है। फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जो तय जब हुआ तो ये राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दिल्ली की तरह नीतीश पीएम के भी मंच पर नहीं पहुंचेंगे क्या। इसके पीछे भी कारण था कि प्रगति यात्रा के दौरान जो नीतीश ने आज इस बार समूचे बिहार का दौरा किया है तो उन्होंने किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं किया। उन्होंने मुलाकात की जीविका दीदियों से या अन्य लोगों से, फिर जो बैठक हुई वो समाहरणालय में उन्होंने की और उसमें जनप्रतिनिधि ही केवल शामिल थे। तो और जो मुख्यमंत्री की खबरें आती थी उसमें यही कहा जाता था कि इन योजनाओं का चयन हुआ और सरकार इसको पूरा करेगी समय सीमा के अंदर, सीएम ने ये ऐलान किया है। जब प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम तय हुआ तो लोगों के मन में ये भी संशय था, कहा जा रहा था और खास करके तेजस्वी ही आरोप लगा रहे थे कि नीतीश मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वास्थ्य उनका काम नहीं कर रहा है, बिहार में अधिकारियों की सरकार है। ये सारी बातें आ रही थी, जा रही थी और राजनीतिक पंडित अपने ढंग से इसकी विवेचना भी कर रहे थे। ये भी दावे कर रहे थे कि अब और तब, मतलब कुछ समय में ही नीतीश अब फिर पाला बदलेंगे।
कि एक बार तो ऐसा हुआ कि राज्यपाल से मिलने के लिए औपचारिक रूप से नीतीश गए तो कहा गया कि नीतीश राजभवन पहुंच भी गए। खैर, जो जितनी मुंह उतनी बातें थी। इन कयासों के बीच भागलपुर में प्रधानमंत्री का दौरा होता है और फिर नीतीश को प्रधानमंत्री लाडले बताते हैं और नीतीश प्रधानमंत्री को नेता बताते हैं, बेहतर प्रधानमंत्री। दोनों एक दूसरे का शानदार स्वागत करते हैं और उसमें दोनों ने ये संदेश और संकेत देने की कोशिश की कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और खासकर नरेंद्र मोदी और नीतीश एक साथ हैं। उसके बाद देखते हैं कि दूसरे ही दिन यानी कि प्रधानमंत्री दौरे के 72 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। दूसरे ही दिन महामहिम राष्ट्रपति आती हैं यहाँ पे और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा भी आते हैं। वर्ष में जदयू बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और उनकी नीतीश से मुलाकात होती है और फिर बात होती है और उसके 24 घंटे के अंदर ही कहे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, इसके पीछे ये संदेश देने की कोशिश अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एनडीए गठबंधन ने देना चाहा कि पूरी तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट है। और यही वजह है कि आप देख लीजिए, हालांकि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। दिलीप जायसवाल को कहा गया कि आप एक पद पर रहिए, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी तो दोनों पद पर थे, वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और मंत्री भी थे। तो फिर दिलीप जायसवाल को इस्तीफा लेने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो बीजेपी के संगठन का चुनाव भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तो 2 पद पर हैं, अभी उनका भी चुनाव नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, लेकिन ये संकेत देने की कोशिश जरूर की गई और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी नेतृत्व चाहता है और उसे नीतीश कुमार मान लेने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा 2020 में जब नई सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार, तो उसमें कांग्रेस ने अपने हक की मांग के लिए क्या क्या नहीं किया। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को आकर कहना पड़ा, नीतीश से कहना पड़ा कि कैबिनेट का विस्तार कीजिए और कांग्रेस को टेके, जो 2 मंत्री और बनने वाले थे, लेकिन नीतीश ने नहीं माना, किसी भी कीमत पर नहीं माना। राहुल गांधी को भले कह दिया कि जब आप बोलिएगा तब, हाँ, लेकिन नहीं माना। इस बार आप प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, जेपी नड्डा जी से मुलाकात होती है और नीतीश मान गए और मान ही नहीं, 36 से 48 घंटे में सब कुछ फाइनल हो गया। बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित तथाकथित ये घोषणा करते थे, उनको भी पता नहीं था कि जो कल तक कह रहे हैं कि तेजस्वी के साथ नीतीश जाएंगे, वो इतनी जल्दी कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, दिलीप जायसवाल इस्तीफा दे देंगे। और जब ये खबरें आई, खबरें जब लीक हुई तो ये हुआ कि 27 को विस्तार होना है। विस्तार देखिए आज ही हो गया, कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट का विस्तार हो गया और 7 के 7 मंत्री जो हैं सो बीजेपी कोटे से बन गए। तो ये कोई केवल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, ये जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसका यह पहला ट्रेलर आप कह सकते हैं। यानी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है, बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। अच्छा सर, कैबिनेट के विस्तार में दरभंगा के संजय सरावगी को बनाया जाता है, दरभंगा के ही जाले से जीवेश मिश्रा जी को लिया जाता है, उसी के बगल मुजफ्फरपुर, उसी के बगल में सीतामढ़ी, यानी कुल मिलाकर इस कैबिनेट में मिथिला और मिथिला के आसपास का जो क्षेत्र है उस पर एक विशेष ध्यान दिया गया। क्यों नहीं, मिथिला ने भी तो नीतीश पर विशेष ध्यान दिया है, एनडीए पर विशेष ध्यान दिया है। आप 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम को आप देखें ना कि पहले और दूसरे फेज में जो चुनाव हुए वहाँ पर क्या स्थिति थी, एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली। आप देख लीजिए, पूरा का पूरा मगध का इलाका में आरजेडी और गठबंधन के विधायक चुने गए, कहीं नामो निशान नहीं रहा। और आपको याद होगा कि पिछली दफ़े जब अंतिम चरण का चुनाव चल रहा था, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्णिया के धमदाहा में भी नीतीश कुमार ने घोषणा की थी लेसिस इनके क्षेत्र में कि ये अंतिम चुनाव है और बाद में जदयू को सफाई देनी पड़ी। लोगों ने समझा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जीवन का अंतिम चुनाव है, अब अगली बार चुनाव नहीं लेंगे, लेकिन फिर बाद में जदयू को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, ये अंतिम चरण का जो चुनाव है उसके लिए करें। तो आप देखिए कि समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, सहरसा, ये इन सब में क्या रहा, एनडीए की स्थिति कैसी मजबूत रही। तो स्वाभाविक है कि जब वहाँ की जनता ने नीतीश की लाज बचाई, एनडीए को मजबूत किया, तो उसका तो मिलना ही था। दूसरी बात है कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है। अब यह समझ लीजिए कि कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में जो प्रतिनिधित्व है उसमें मिथिलांचल का जो प्रतिनिधित्व है
वो मजबूत नहीं माना जा सकता है। आप देखिए समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, कौन मंत्री है वहाँ से? एक भी मंत्री नहीं है केंद्रीय कैबिनेट में। पश्चिम चंपारण की जो बात कि है, लोगों ने उस समय सवाल भी किया कि सब- सरकार गठन में मिथिला का महत्वपूर्ण योगदान है, हाँ। लेकिन प्रतिनिधि ना के बराबर है। बिल्कुल मिथिला की उपेक्षा की गई है। सतीश चंद्र दुबे हैं तो राज्य मंत्री हैं। आप नित्यानंद राय अगर हैं तो राज्य मंत्री हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह एक कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी के। उसके बाद आप देखिए घटक दलों में है ललन सिंह हैं, तो ललन सिंह, उसके बाद जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, राजभूषण चौधरी हैं, राज्य मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर भी हैं, राज्य मंत्री हैं। तो कहने का मतलब है कि उस कमी की भरपाई करने के लिए भी यहाँ किया गया है। एक तो चुनावी साल है इसलिए, दूसरी बात मिथिलांचल के लोगों को यह याद दिलाने के लिए कि आपने जिस तरह से एनडीए गठबंधन को मजबूत किया है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव 2020 का हो या 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो हमारी मतलब नरेंद्र यानी हम मोदी भी आपको भूले नहीं हैं। भूले नहीं है, और नीतीश और मोदी दोनों की नज़र आप पर है। और इसलिए प्रधानमंत्री आकर के यहाँ बड़ी बड़ी घोषणा मिथिलांचल के लिए करते हैं, और नीतीश ने तो अपने कैबिनेट को ही पूरी तरह से मिथिलांचल को इस समर्पित बार का कर दिया। जब बजट हो रहा था तो लोग उसको पहले बिहार का बजट बोले, फिर कहा कि मिथिला बजट, और अब आप कह रहे हैं कि कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है वो एक तरह से मिथिला का विस्तार हुआ। इसमें क्या शंका है? आप देख लीजिए ना, 7 में से लगभग 5 आते हैं मिथिला के इलाके। अररिया को भी आप मिथिला ही मानिएगा, मुजफ्फरपुर को भी आपको जी, मिथिला ही जी, मानना जी, पड़ेगा। जी। अगर आप केवल नालंदा की बात लीजिए तो आप एक नालंदा को कह सकते हैं कि ये मिथिला का नहीं है, आप सारण को कह सकते हैं कि मिथिला नहीं है, लेकिन इसके अलावे तो वो मिथिलांचल का इलाका है। तो ऐसी परिस्थिति में 7 में 5 तो वही आते हैं। 2 लोगों ने मैथिली में शपथ ली, संजय सरावगी ने ली और जीवीएस मिश्रा ने ली। तो ये तो आप समझ लीजिए, मोतीलाल प्रसाद मैथिली में ले ही या न ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन लोगों ने ली। तो आप ये समझ लीजिए कि मिथिलांचल की जो है सो भागीदारी बेहतर रही है, और यह मिथिलांचल को संदेश देने की कोशिश की गई है कि हर क्षेत्र में आपके प्रतिनिधित्व को हम तवज्जो दे रहे हैं। और यही वजह है कि मिथिलांचल ये, और ये क्या कहते हैं, ये तो सिर्फ मिथिलांचल के कैबिनेट का विस्तार है, ये तो बिहार कैबिनेट का विस्तार नहीं है, नीतीश कैबिनेट का विस्तार नहीं है, ये तो मिथिलांचल के कैबिनेट का विस्तार है। और एक तरह से कहिए कि मिथिलांचल की भागीदारी मजबूत हुई है। सर, कैबिनेट विस्तार में जाति को ध्यान रखा जाता है, वैश्य समाज से, कुर्मी समाज से, निषाद यानी मल्लाह समाज से, विभिन्न जातियों को तो ध्यान में रखा जाता है, लेकिन माई समीकरण जो है यादव को किनारे कर दिया जाता है। सोशल मीडिया में भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस कैबिनेट विस्तार से यादवों को साइड कर दिया गया। तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी या एनडीए को माई समीकरण का जो वोट है वो नहीं चाहिए, या वे उनके लिए काम नहीं करना? नहीं, देखिए, ये तो एक बात को तो सभी को स्वीकार करना चाहिए कि लाख मेहनत कर लें, लाख नीतीश ने भी कोशिश की, लेकिन जो माई समीकरण है वो आरजेडी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और आप देखिए ना, जो मिथिलांचल का इलाका है उसमें जहाँ जहाँ भी माई समीकरण मजबूत है वहाँ जदयू और बीजेपी की पैठ अभी तक नहीं हो पाई है। या किशनगंज को आप लीजिए, नीतीश ने क्या नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, किशनगंज में नहीं जीत पाए। आप कटिहार की बात लीजिए, बीजेपी नहीं जीत पाई, इसमें जदयू भी नहीं जीत पाया। आप पूर्णिया की बात लीजिए, वहाँ भी न जदयू जीत पाया, बीजेपी ने तो उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया था। तो क्यों नहीं? लेकिन इसके बावजूद भी केंद्रीय कैबिनेट में नित्यानंद राय तो है ना, यादव से आते, समाज से आते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव है ना, बड़े नेता हैं। दिनेश चंद्र यादव है ना, यादव के रूप में सांसद हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। यादव समीकरण में आप देख लीजिए, विधानसभा के अध्यक्ष को बनाया गया। आप देख लीजिए कि बिहार के महामहिम राज्यपाल को जो लाया गया है वो भी तो अल्पसंख्यक ही हैं, क्या ज़रूरत है इसका? और दूसरी बात है कि नीतीश ने तो कम टिकट नहीं दिया था अल्पसंख्यकों को। 2020 के विधानसभा चुनाव में कहाँ जीत पाए, एक भी विधायक नहीं जीते। अगर वो बसपा वाले नहीं आते तो जो अल्पसंख्यक कोटे से एक मंत्री है वो भी नहीं हो पाता, तब फिर विधान परिषद से। और नीतीश ने तो हर समय विधान परिषद में और राज्यसभा में अल्पसंख्यकों को तो भेजा ही है। आप देख लीजिए, अभी भी कई विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, नीतीश ने उनको भेजा है। तो नीतीश ने अपनी भर कोताही नहीं बरती है। लेकिन ये आप देख लीजिए, आप डॉक्टर एजाज अहमद, अली अनवर जैसे लोगों को, गुलाम रसूल बलियाबी को तो राज्यसभा भेजा नीतीश ने,
वोट कहीं ने गुलाम रसूल बलियाबी को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। कई लोग हैं अभी भी बिहार विधान परिषद में अल्पसंख्यक जो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीतीश ने जितना दिया, मुसलमान समाज के लोगों ने एनडीए को वोट करने के समय धोखा दिया। एनडीए तो जाने दीजिए, एनडीए में बीजेपी भी है, एनडीए में एलजेपी भी है, एनडीए में हम भी हैं। जदयू को वोट नहीं दिया, नीतीश को वोट नहीं दिया, ना नीतीश को वोट नहीं दिया। अगर आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक ये कह सकते हैं कि हम कमल पर मुहर नहीं लगाएंगे, लेकिन आप तीर पर तो मुहर लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी के साथ है नीतीश, लेकिन बिहार में जो भी काम अल्पसंख्यकों के लिए किया है नीतीश कुमार ने, वो क्या आरजेडी से कम है क्या? आरजेडी से ज़्यादा काम नीतीश ने किया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी अल्पसंख्यकों का भरोसा नीतीश पर नहीं है। हमने तो किशनगंज प्रगति यात्रा के दौरान देखा था कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का काम किया। बिल्कुल। और अभी आप देखिए ना, नीतीश ने बोला ना भागलपुर के सभा में, क्या बोला अल्पसंख्यकों को कि हमने तो आपके लिए भी काम किया है और हमने तो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखा है, हमने तो कभी लड़ाई झगड़ा तो किया नहीं है और हमने कोशिश की है कि दो समुदाय में झगड़ा नहीं हो। जिन लोगों ने झगड़ा किया, जो लोग आपको वोट लेना चाहते हैं, वो आपके हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यादव को भी नहीं शामिल किया गया, मुस्लिम को भी नहीं शामिल किया, तो उस वर्ग के लोग या जो विरोधी पार्टियां हैं, आरजेडी समर्थक जो लोग हैं, वो तो चाहेंगे ही कि ये कह करके वो अपना वोट को मजबूत करें। लेकिन एनडीए का जो बेस वोट है, उस बेस वोट में और विस्तार करने की कोशिश इस कैबिनेट में की गई है। मुकेश सहनी आप देख लीजिए कहाँ हैं, वीआईपी पार्टी, वो कल तक घूम कर थे तो मंत्री हुआ करते, घूम के कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे। उनको मतलब उनकी नैया में छेद करने के लिए क्या कर दिया है, निषाद समाज से मंत्री बनाया गया है। और क्यों बनाया गया, इसके पीछे वजह है, इसके वजह है कि निषाद समाज से पहले भी मंत्री, हरि सहनी तो पहले से हैं दरभंगा से, तो लेकिन उनको भी बनाया गया और फिर विजय मंडल को भी बनाया गया। क्यों बनाया गया? चूँकि मुकेश सहनी कमज़ोर हो। फिर आप देख लीजिए लव कुश समीकरण है, लव कुश समीकरण के तहत दो सारण से जो मंटू हैं वो और फिर डॉक्टर सुनील, इन दोनों को, कोयरी और कुर्मी को बनाया गया है। ये लव समीकरण को मजबूत करें। इसमें ये भी आप कह सकते हैं कि भले 7 मंत्री गिनती में बीजेपी के हों, लेकिन 2 मंत्री अगर लव कुश समीकरण के हैं तो ये नीतीश की बदौलत हैं। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने भी चेहरा दिखाने की कोशिश की है कि लव कुश में हम भी, सम्राट चौधरी को हमने पहले ले लिया, उपेंद्र कुशवाहा को हमने राज्यसभा भेज दिया, फिर 2 मंत्री हमने फिर अपने कोटे से बना दिया। तो ये समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। और जातीय, बिहार के तो कहा जाता है डीएनए में ही जाती है, तो उससे पार्टियाँ कैसे अलग हो सकती हैं? तो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अब आप देख लीजिए जो 2 सवर्ण यहाँ पे आ गए हैं इस कैबिनेट के विस्तार। दलित इस बार एक भी नहीं है, लेकिन अति पिछड़े में तो हैं, लवकुश 2 हैं, 2 सवर्ण हो गए, 2 क्या कहते हैं निषाद, और 2 वैश्य हो जाते हैं, एक निषाद अति पिछड़े हो जाते हैं। तो आपको ये देख कर ना होगा कि जो कैबिनेट उसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, वोट बैंक, ये सभी देख करके, और जिन लोगों को बनाया गया, संजय सरावगी लगभग हमको लगता है 7वीं बार वो 2005 से लगातार जीत रहे हैं। और भाग्य ऐसा कि उनसे जूनियर सब मंत्री बन जाता था उन्हें, इस बार उनका भाग्य का छिका टूटा है। चेहरे पे मुस्कान थी जब वो शपथ ले रहे थे। स्वाभाविक है। तो संजय सरावगी को मिला है। आप ये समझ लीजिए मोती प्रसाद तेली से आते हैं तो उनको मिला है। मतलब एक जायसवाल जाते हैं और 2 वैश्य आ जाते हैं। 2 लव कुश समीकरण का एक राजपूत की भागीदारी हो जाती है, जबकि राजपूत में तो बीजेपी में कई बड़े नेता हैं, लेकिन राजू सिंह को क्यों क्या दिया, जबकि वो तो दल बदलू हैं। लेकिन इसके पीछे भी कारण है कि मजबूत है। अब राजू सिंह को लेकर के देख रहे हैं सोशल मीडिया में कितने लोग परेशान हैं, उन पर कई आपराधिक मुकदमे हैं, 302 का मुकदमा है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने बनाया। ये संदेश देने की कोशिश की है कि उस इलाके में वो चूँकि दबंग हैं, इसलिए आप तो दोनों चीज़ देखा गया, पार्टी के प्रति वफादारी और जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं है लेकिन वो ताकतवर है, क्षेत्र में प्रभाव रखने हैं, बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को अगर उसकी ज़रूरत है तो फिर उनको वोट ला सके,
पार्टी को आर्थिक सामाजिक मदद कर सके, तो वैसे लोगों को, चुनावी वर्ष है, वैसे लोगों को तवज्जो दिया गया है। सर, कैबिनेट का विस्तार हो गया, 2 दिन के बाद से विधानमंडल बजट सत्र होना है और अक्टूबर नवंबर में ही बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो ये जो 5 या 6 महीने का इन नए मंत्रियों को मौका मिलेगा, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? 6 महीना तो अब नहीं है ना, 6 महीना आपको सीधा जोड़ रहे हैं। अगर नवंबर में चुनाव समाप्त होता है, चूँकि 25 नवंबर के पहले चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, नवंबर में चुनाव अगर होता है तो सितंबर में भी चुनावी अधिसूचना जारी लग जाएगी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये, और इस बार जो उम्मीद की जा रही है कि अब की बार अक्टूबर में ही चुनाव हो सकते हैं, इसलिए कि जो सभी पर्व हैं वो अक्टूबर में समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो चुनाव संपन्न होने के 2 महीना पहले आप चुनावी आचार संहिता लग जाएगी, नोटिफिकेशन उसका हो जाएगा। तो सितंबर, अगस्त ये इसमें आप ये समझिए कि, और मार्च तक तो विधानसभा का सत्र है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप 4 महीना है, मैक्सिमम 5 महीना कह सकते हैं। लेकिन जो ये मंत्री बने हैं, इन मंत्रियों को जो विभाग मिलेगा वो तो बीजेपी कोटे का ही विभाग मिलेगा ना, वो तो पहले से ही बीजेपी, और अच्छे विभाग मिल जो भी हो, तो वो उसमें तो पहले बीजेपी के ही मंत्रियों ने काम किया है, इसलिए उसको सुविधा होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, विधानसभा का सत्र है तो मंत्रियों के लिए तो यही होता है, तो उसमें मंत्री को अनुभव भी हो जाएगा। अपने विभागीय अधिकारी, मान लीजिए कल मंत्री को तवज्जो न दें, लेकिन सत्र के दौरान तो अधिकारी को देना ही होगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो है सो वो सीख जाएंगे, और कहा जाता है ना, शहर सिखाए कोतवाली, तो वो मंत्री जब बन गए तो सीख लेंगे, और इसमें और नहीं सीखेंगे। और आप तो देखते हैं कि बार बार खबरें आती हैं बिहार में मंत्रियों का कुछ चलता नहीं है, सब कुछ तो अधिकारी हावी रहते हैं, और नीतीश कुमार के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। केंद्र में नरेंद्र मोदी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है, बिहार में नीतीश कुमार के बगैर नहीं। तो लेकिन इसके बावजूद भी मंत्री तो हुए, एक अवसर मिला, और इस दौरान ही अगर वो अपने क्षेत्र के लिए, जिस विधानसभा क्षेत्र से वो जीत करके आते हैं, चूँकि 7 के 7 विधानसभा के इस बार विधान परिषद के कोई नहीं बने, तो वो हो जाते हैं, तो वो लाभ मिलेगा। अगर जिला के लिए कुछ कर पाते हैं तो वो लाभ मिल गया, अपनी जाति के लिए ही कुछ कर पाते हैं तो उसका लाभ मिल जाएगा। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए, बीजेपी, जदयू की बल्ले बल्ले। बिल्कुल, अब पूरा एनडीए की कह लीजिए ना, पूरा एनडीए की। अब चिराग पासवान का एक भी विधायक नहीं है तो कैसे उनको मंत्री पद है? हम का एक ही विधायक, उनको तो दे दिया गया, 4 विधायक हैं तो उस हिसाब से मिल गया। तो कहने का मतलब है कि जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, और उस हिसाब से संख्या बल के आधार पर अभी तक नीतीश का जो 19 वर्षों का कार्यकाल रहा है, पहली दफ़ा आप कह सकते हैं कि संख्या बल के आधार पर पार्टियों को उनको संख्या मतलब हिस्सेदारी मिली है और विभाग मिला है। मतलब अभी तक आप सोच लीजिए ना, ठीक है बीजेपी के कोटे में भाई होकर भी मंत्रिमंडल में छोटे होकर उन्होंने बीजेपी को बड़ी हिस्सेदारी दी है। बड़ी हिस्सेदारी ने एक तरह से कहिए कि पूरी तरह से एकदम झोली दे दिया। आप ये समझ लीजिए, नीतीश ने ये नहीं सोचा कि क्या होगा, उनके लोग क्या समझेंगे। अब तो जदयू में किसी को मंत्री बनने की उम्मीद भी नहीं है। कल तक तो था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो 1-2 लोग कुछ मिलेंगे, अब तो उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद भी समाप्त हो गई। अब तो ये है कि अब चुनाव में जाना है तो विधायक के रूप में ही जाना है। लेकिन इसके बावजूद भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे, जो सोशल मीडिया पर खबरें लोग अपनी तरह से चला रहे थे, कई मीडिया हाउस भी चला रहे थे कि नीतीश अब गए तब गए, उस पर नीतीश ने विराम लगा दिया है। और नीतीश ने फिर यह संदेश दिया है कि सही में बिहार के चाणक्य हैं, उनके बगैर बिहार की राजनीति करवट नहीं ले सकती, उनके बगैर एक बिहार की राजनीति में कोई भूचाल नहीं आ सकता। नीतीश जब चाहें तभी आंधी आएगी, तभी तूफान आएगा। नीतीश अगर नहीं चाहे तो कुछ नहीं आएगा, और ये पिछले 3 दिनों के अंदर नीतीश ने वो कारनामा दिखा दिया है। जी, तो चलिए, नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया है कि सरकार में ऑल इज वेल है, कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है, वो भी चुनावी साल में। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।